नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 31.15% हुई। रेलवे कल से यात्री रेलगाड़ियां चलानी शुरू करेगा। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। गृह मंत्रालय ने रेलगाड़ियों से सफर करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सिर्फ बिना लक्षण वाले और कन्फर्म टिकट धारक ही यात्रा कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कृषि बाजार को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 177 नई कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का अभियान शुरू किया। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं तथा शैक्षणिक सत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी मनीषा खन्ना के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में ज्यादा केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अब संक्रमण के फैलाव को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखने सहित पूरी सावधानी बरतें। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में श्री मोदी ने कहा कि सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहें। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे मगर निश्चित रूप से फिर शुरू हो गई हैं और आगामी दिनों में ये प्रक्रिया और तेज होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत की सफलता को विश्व भर में स्वीकार किया गया है। केंद्र सरकार इस संबंध में सभी राज्यों के प्रयासों की सराहना करती है। श्री मोदी ने कहा कि अब इस बात के स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि भारत में ये महामारी किस क्षेत्र में फैली है और कौन से क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हैं। पिछले कुछ सप्ताहों में अधिकारियों ने जिला स्तर पर इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी इस बैठक में उपस्थित रहे। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस थी। राष्ट्र अब लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है, इसलिए भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ श्री मोदी की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश में कोविड-19 के अब तक 20,926 रोगी ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले 24 घंटे में 4,213 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही रोगियों की संख्या 67,152 हो गई। पिछले 24 घंटे में 1,559 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। अधिकारी ने लोगों से अपील की कि संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़ाई कोविड-19 महामारी से है, संक्रमित लोगों से नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को छुट्टी देने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो केसेस माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। कई देशों में जांच आधारित रणनीति से लक्षण आधारित रणनीति या समय आधारित रणनीति के अनुसार रोगी को छुट्टी देने के मानदंड में परिवर्तन किया गया है। भारत ने भी इसी के अनुसार रणनीति में बदलाव किया है। अधिकारी ने बताया कि रोगी को छुट्टी देने की यह नीति घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे रोगों के लिए नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बहुत मामूली लक्षणों और आरंभिक लक्षणों वाले रोगियों के लिए घर पर आइसोलेशन के दिशा निर्देश भी संशोधित किए हैं।
संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार ऐसे रोगियों को घर पर आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद जांच की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने रेलगाड़ियों से फंसे हुए लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। केवल कन्फर्म्ड ई टिकट वाले यात्री ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। केवल ऐसे लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने आज मजदूरों को जल्द से जल्द गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की समीक्षा के लिए राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि घर लौट रहे मजदूरों को पैदल चलने या रेल की पटरियों पर चलने से रोका जाए। आज सुबह गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। अधिकारी ने बताया कि राज्यों से चिकित्सा कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ का आवागमन सुगम बनाने तथा सभी क्लिनिक, नर्सिंग होम और प्रयोगशालाएं खोलने को कहा गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूहों में से 9वें समूह के अध्यक्ष ने संवाददाताओं को विभिन्न बुनियादी सिद्धांतों की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि नागरिकों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए प्रौद्योगिकी और आंकड़ों का उपयोग किस तरह किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से भारत की लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये इस तरह विकसित किया गया है कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से पहले यूजर को सतर्क करता है। ये लोगों को अपनी स्वास्थ्य दशा का स्वयं आकलन करने की सुविधा भी देता है। अध्यक्ष ने बताया कि इस ऐप को बनाते समय निजता के सिद्धांत का पूरा ध्यान दिया गया है। आरोग्य सेतु ऐप करने वाले किसी भी व्यक्ति को निजी पहचान अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होती। जो पॉजिटिव पाए गए 13,000 से कम इस वक्त हमारे एक्टिव यूजर्स हैं आरोग्य सेतु ऐप के, उनका ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट डेटा, उनका जीपीएस डेटा कि वो पिछले 15 दिन में कहां थे, वो डेटा को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। बाकी का डेटा आप ही के फोन पर सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। उनके ठीक होने के 60 दिन के बाद वो भी पूरा का पूरा डेटा मिटा दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि कोई हम सर्वेलेंस करें या किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग करें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के 310 नए मामले सामने आने से राजधानी में मरीजों की संख्या 7,233 हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 2,129 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 73 लोगों की मृत्यु हो गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि कोविड-19 से भारत की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में डिजिटल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर बल दिया कि कोविड-19 से निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत की सामूहिक भावना का पता चलता है। उन्होंने कहा कि सरकार, शिक्षक, वैज्ञानिक, स्टार्टअप उद्यमी और उद्योग जगत इस महामारी से निपटने के समाधान तलाशने के लिए कठिन मेहनत कर रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटने के लिए तुरंत और प्रभावी समाधान तलाशने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शामिल लोगों को कोविड-19 संबंधी प्रौद्योगिकी क्षमताओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित कोविड-19 टास्क फोर्स के बारे में भी जानकारी दी। भारतीय रेलवे ने रेल सेवा धीरे धीरे फिर शुरू करने की घोषणा की है। कल से विशेष यात्री गाड़ी चलाई जाएंगी। शुरुआत में 15 अप और डाउन रेलगाड़ियां चलेंगी। ये रेलगाड़ियां हैं नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। टिकट केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर बुक किए जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे।
रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। शुरुआत में कल से केवल वातानुकूलित ट्रेनें ही चलेंगी और इन ट्रेनों में राजधानी के बराबर ही किराया लिया जाएगा। ट्रेन के किराए में खान पान का पैसा नहीं लिया जाएगा। IRCTC ट्रेन में खाने पीने की सीमित सेवा उपलब्ध कराएगी और इसके लिए यात्री को ट्रेन में ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कंबल, चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा। रेलवे ने लोगों से अनुरोध किया है कि यात्री अपने घरों से चादर लेकर आएं। टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ट्रेन के खुलने के समय से कम 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराया जा सकता है। टिकट रद्द कराने पर यात्रियों का 50% पैसा काट लिया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम 7 दिन तक का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज शाम एक विशेष उड़ान के जरिए ढाका से 100 से अधिक यात्री मुंबई पहुंचे। विदेश में फंसे स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों को लेकर मुंबई आई ये 5वीं उड़ान है। एक रिपोर्ट। ढाका से आए 100 से अधिक यात्रियों के अलावा 827 अन्य यात्री अब तक मुंबई लौट आए हैं। लंदन, सिंगापुर, मनीला और सैन फ्रांसिस्को से आए इन यात्रियों को हवाई अड्डे के पास के होटलों में अनिवार्य संस्थागत संगरोध के तहत रखा गया है। इनमें से कुछ यात्री जो मुंबई के आसपास के शहरों से है, उन्हें राज्य परिवहन की बसों और पर्यटक टैक्सी द्वारा उनके संबंधित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मुंबई नगर निगम ने विदेश से लौट रहे सभी यात्रियों के लिए 88 होटलों में 3,340 से अधिक कमरे आरक्षित किए हैं। बहरहाल देर रात एक और उड़ान नेवाग से मुंबई आने वाला है, जिसमें करीब 300 यात्री होंगे। इस बीच महाराष्ट्र भर में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत 6 लाख से अधिक लोग दोबारा अपने काम पर जाने लगे हैं। मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने बताया कि लॉकडाउन में छूट के बाद करीब 25,000 कंपनियों ने अपना परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 5वें दिन आज अबुधाबी, दुबई और बहरीन से 3 विशेष उड़ान भारत के लिए रवाना हुई। विदेशों से स्वदेश लौटने के इच्छुक 525 से अधिक भारतीय इन उड़ानों में सवार हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आज की दुबई कोची स्पेशल उड़ान पर 177 लोग थे, जिनमें लगभग 2 दर्जन बुजुर्ग थे। इनमें सबसे वयोवृद्ध 91 वर्षीय थेरेसम्मा अपने 61 साल के बेटे जोई के साथ केरल जाने के लिए काफी उत्सुक दिखी। इसके अलावा लगभग 29 गर्भवती महिलाएं और कुछ मेडिकल इमरजेंसी केसेस थे। एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी थी जो रोजगार संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। अबुधाबी से एक विशेष विमान 170 लोगों के साथ हैदराबाद की ओर प्रस्थान किया। बहरीन से 180 लोग कोझिकोड को रवाना हुए और चार्ज दी अफेयर्स नोरबू नेगी की देखरेख में वहां के लोगों ने रुखसती ली। उम्मीद की जा रही है कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में और भी विशेष विमान चलाई जाएंगी, जिसमें विदेश में फंसे लोगों को वापस जाने में राहत मिलेगी। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल की डॉक्टर्स एसोसिएशन ने उपराज्यपाल आरके माथुर से अनुरोध किया है कि वो ईरान में फंसे बाकी तीर्थयात्रियों को जल्द से जल्द वापस बुलाने का प्रबंध करें। एसोसिएशन ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में तीर्थयात्रियों में बढ़ते मानसिक तनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि वे परिवार से अलग थलग होने के कारण तनाव में हैं। सोशल मीडिया में इन यात्रियों के वीडियो वायरल होने के बाद ये अनुरोध किया गया है। कई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने केंद्र सरकार, उपराज्यपाल तथा विदेश मंत्रालय से ईरान से इन यात्रियों को लाने की अपील की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने कहा, राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 31.15% हुई। रेलवे कल से यात्री रेलगाड़ियां चलानी शुरू करेगा। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू। गृह मंत्रालय ने रेलगाड़ियों से सफर करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सिर्फ बिना लक्षण वाले और कन्फर्म टिकट धारक ही यात्रा कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कृषि बाजार को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 177 नई कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का अभियान शुरू किया। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं तथा शैक्षणिक सत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज 177 नई मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नेम से जोड़ने की शुरुआत की। इसका मकसद कृषि बाजार को मजबूत करना और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। आज गुजरात में 17, हरियाणा में 26, महाराष्ट्र में 54 और पंजाब में 17 मंडियां शुरू की गई। इन 177 मंडियों के साथ ही देश भर में ई-नेम मंडियों की कुल संख्या 962 हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई मंडियों की शुरुआत करते हुए श्री तोमर ने कहा कि किसानों को लाभ देने के लिए ई-नेम मंडियों को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि ई-नेम पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस महत्वाकांक्षी संकल्पना पर आधारित है जिससे तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को उचित लाभ दिया जा सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड इकाइयों के लिए पट्टे के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण एसईजेड इकाइयों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि सभी एसईजेड इकाइयों के लिए पहली तिमाही के पट्टे के भुगतान को 31 जुलाई तक स्थगित किया जाता है। इस पर किसी भी तरह का ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्तों को सलाह दी है कि वे राज्य सरकारों और निजी एसईजेड के डेवलपर्स को अपने अपने क्षेत्रों में इसी तरह के राहत उपायों पर विचार करने को कहें। उत्तर प्रदेश में 2 दिन के अंदर 1 लाख से अधिक लोगों ने आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड किया है। इस ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इस ऐप से राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य उपचार में मदद मिलेगी, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई उपयोगी हो सकती है। एक रिपोर्ट। कोरोना के डर को भूल जाइए, आयुष कवच कोविड अपनाइए। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्रालय के इसी स्लोगन के संदेश को समझते हुए आयुष कवच कोविड ऐप को इसके लॉन्च के 2 दिनों के भीतर 1 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राज्य आयुष सोसाइटी के मिशन निदेशक राजकमल यादव ने कहा, आयुष कवच कोविड गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बहुत ही सिंपल, इसको यूजर फ्रेंडली टाइप रखा गया है कि आप केवल आपको फोन नंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसका जो प्रोसेस फ्लो बनाया गया है उसमें 5 से टैब्स आपको दिखाई देंगे कि हमें वर्तमान में आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है। इस ऐप से लोगों को पता चलता है कि कैसे रसोई घर में मिलने वाली सामान्य चीजें जैसे तुलसी, दालचीनी और लौंग शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बेहद अहम साबित हो सकती हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में पुलिस ने कोविड-19 के बारे में अफवाहें और गुमराह करने वाली सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने के लिए 280 लोगों के खिलाफ 199 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस द्वारा कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामले में भी कड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे मामलों में 409 लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ऐसे कई मामलों में चालान भी पेश किए जा चुके हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध BL सोनी ने बताया कि पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने पर 1,28,000 वाहनों को भी जब्त किया है। उन्होंने बताया कि मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए पुलिस के जवान वंचित लोगों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस बीच राज्य में 126 नए संक्रमितों का पता चला है, जिनमें 46 मामले उदयपुर के हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 1567 हो गई है, जबकि 2,364 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
अहमदाबाद में 15 मई से घरेलू सामान की आपूर्ति करने पर ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। अपर मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय के साथ ही दुकानों को खोलने का निर्णय किया जाएगा। एक रिपोर्ट। मीडिया को जानकारी देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि नगर निगम द्वारा सभी डिलीवरी बॉयज की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सभी वितरण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे नियंत्रण क्षेत्र से किसी भी डिलीवरी बॉय को नियुक्त न करें। सभी डिलीवरी बॉयज को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा और अनिवार्य रूप से ग्लव्स पहनने होंगे। इसके अलावा इन सभी को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना होगा। कागज के नोटों के माध्यम से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा लगभग 200 टीमों का गठन किया गया है, जो शहर में लगभग 17,000 खुदरा दुकानों का दौरा करेंगे और 15 मई से पहले उन्हें दुकानों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल में विदेश और अन्य राज्यों से कोविड-19 संक्रमित लोगों के वापस लौटने के कारण अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। राज्य में 7 अन्य लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 4 महाराष्ट्र से, 1 चेन्नई और 1 कुवैत से वापस आए थे। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 27 हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने घर में ही क्वारंटीन में रहने के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों की घोषणा की है। इसके अनुसार 14 दिन तक बिल्कुल अलग थलग रहना है। विश्वविद्यालय आयोग ने परीक्षा के लिए दिशा निर्देश और शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि वो सभी की सुरक्षा और हितों को देखते हुए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाएं। आयोग ने कहा है कि दिशा निर्देशों और योजनाओं को लागू करते समय सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दी जानी चाहिए। यूजीसी ने कोविड-19 के कारण छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के सवालों, परेशानियों और शैक्षिक पाठ्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं। यूजीसी ने पूछताछ के लिए 011-2323-6374 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ईमेल आईडी covid19help.ugc@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की। इससे कोविड-19 संक्रमण के दौरान कठिन परिस्थितियों में तनावग्रस्त छात्रों को उबरने में सहायता मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर 08046801010 को नई दिल्ली से वर्चुअल तरीके से शुरू किया गया। हेल्पलाइन का उद्देश्य ओडिशा विश्वविद्यालय के छात्रों को भावनात्मक सहयोग देना है। इस अवसर पर श्री निशंक ने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए शैक्षिक सत्र में शिक्षा के वर्चुअल तरीके पर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री निशंक ने कहा कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को मंत्रालय बहुत महत्व देता है और इस दिशा निर्देश में ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय का हेल्पलाइन नंबर शुरू करना बड़ा कदम है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नंबर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज के कोटे से मना नहीं किया जाएगा और न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में जरा चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में रहने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल हो जाए, कंप्यूटर के थ्रू अपने रिश्तेदार से बात करते रहे। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विभाग के डॉक्टर अंबुज राय ने उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए और अधिक एहतियात बरतने की सलाह दी है।
they have to be extra cautious. So the elderly, the people who already have heart disease, people who have had brain strokes, people who have lung disease, people who have some kind of cancer, in general, people who are more than 65 years of age, they're much more prone to a more severe form of the disease if they get the disease. So it's very important that these people be especially careful and take all these measures even more seriously. महाराष्ट्र में शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित 14 उम्मीदवारों ने आज विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे। मुख्यमंत्री के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें 28 मई से पहले निर्वाचित होना है। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने 24 अप्रैल से रिक्त 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर पहले ये चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। आवश्यक हुआ तो 21 मई को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणामों की घोषणा की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मौजूदा वेतन में किसी भी तरह की कटौती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आज एक ट्वीट में मंत्रालय ने कहा कि मीडिया में इससे संबंधित खबरें पूरी तरह झूठी और निराधार हैं। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इन खबरों को फर्जी बताया है। एक निजी चैनल ने खबर दी थी कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में 30% की कटौती कर रही है। केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 हॉटस्पॉट की पहचान के लिए धर्म के आधार पर मैपिंग संबंधी अंग्रेजी दैनिक की खबर का खंडन किया है। कोविड-19 के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि यह खबर गलत और गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी किसी धर्म या नस्ल या क्षेत्र विशेष को प्रभावित नहीं करती। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लोगों से परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुके, यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समूचे देश के सभी भागों में मौसम की विस्तृत जानकारी का प्रसारण कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गिलगित, गुवाहाटी, बल्तिस्तान और पोर्ट ब्लेयर तक के विभिन्न स्थानों पर मौसम की स्थिति और तापमान का विस्तृत आकलन इसमें शामिल है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि तेज धूप के साथ मुंबई में आंशिक रूप से दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में पारा 34 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया और शहर में देर शाम तेज आंधी चली। उधर चेन्नई में आंशिक रूप से धूप लेकिन सुहावने मौसम के साथ पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। जम्मू में 36 डिग्री सेल्सियस के साथ मौसम कुछ गर्म रहा। श्रीनगर में 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और अनुमान है कि रात में गरज के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित में रात कुछ ठंडी रहने का अनुमान है। यहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। 1998 में पोखरण में आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिक समुदाय के अतुल्य योगदान का स्मरण करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कोविड-19 से लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रयासों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और निर्यातक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 से निपटने में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने कहा राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 31.15% हुई। रेलवे कल से यात्री रेलगाड़ियां चलानी शुरू करेगा। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू।
गृह मंत्रालय ने रेलगाड़ियों से सफर करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सिर्फ बिना लक्षण वाले और कन्फर्म टिकट धारक ही यात्रा कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कृषि बाजार को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 177 नई कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का अभियान शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।